हेलो एवरीवन। हम लोग के पास ये क्वेश्चन है जीएस से रिलेटेड। इन द एरियाज कवर अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, बेसिकली ये पेसा एक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें ग्राम सभा के हमें रोल को बताना है कि पेसा के अंडर ग्राम सभा का क्या रोल है। तो ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरिया। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट का स्वामित्व होता है। बिल्कुल होती है, जैसे सेक्रेट ग्रुप्स वगैरह। तीसरा ऑप्शन देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। इसको अंग्रेजी में देखें तो ये क्या कह रहा है कि रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर गारंटिंग प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल एरिया। देखिएगा, ये फॉर फेज स्टेटमेंट है, फॉर एनी मिनरल। ठीक है, और लाइसेंस की बात कही जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इनकरेक्ट है। एलिमिनेशन ट्रिक्स हम इसमें 3 को इनकरेक्ट है, 3 यहाँ भी दिख रहा है और 1 और 2 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन की बात कर रहे हैं, लाने का क्या उद्देश्य है। सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ठीक बात है, हमको पहले पढ़ते ही पता है कि हाँ बिल्कुल पब्लिक अर्जेंट की कोई चीज़ें हैं, जैसे अंग्रेजी में देख सकते हैं आप कि टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। इसीलिए एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में और भी जानकारी होगी कि इसे केवल हम लोग लोकसभा में लाते हैं, राज्यसभा के अंदर ये नहीं आता है। ठीक बात है, इसके लिए 50 मेंबर्स की आवश्यकता होती है एडजॉर्नमेंट मोशन लाने के लिए। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए बेसिकली हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। बेसिकली क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं। एनबीए जैव चोरी बायोपायरेसी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। ठीक बात है, ऑप्शन ए हमारा इसके लिए क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड की यदि हम बात करें तो एनबीए कृषि पादपों में आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। नहीं, ये स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहा है हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर ऑप्शन सेकंड की बात कर लें तो बेसिकली इसके लिए जो है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, अप्रेजल कमेटी है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी और डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और 1 और 3 हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात है ये।
एनजीटी की बात कर रहा। 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? ठीक है। स्वास्थ्य पर्यावरण स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ठीक बात है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है कि करेक्ट है। सेकंड की बात करें, अनुच्छेद 275 फर्स्ट के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानिक अनुदान के अनुरूप नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिकली किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये जनरली रिलेटेड नहीं है एनजीटी से। यहाँ भी देखें तो अनुच्छेद 243 ये बेसिकली ग्राम सभा के बारे में बात कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं। हमें पता है अनुच्छेद 243 जो है वो ग्राम सभा से संबंधित बात करता है, और अनुच्छेद 275 जो है वो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु बात करता है। लेकिन बेसिकली ये स्टेटमेंट दोनों हमारे रिलेटेड नहीं है, किससे? एनजीटी से। एनजीटी इसमें इनका कोई बात नहीं है, तो इसलिए ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गलत हो जाएंगे। वैसे स्टेटमेंट सही है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड, अगर नेशनल वाटर मिशन को अगर हम पूरी तरह से पूर्णतः क्या करें, जैसे यहाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर किया जा रहा है, किसके बारे में? नेशनल वाटर मिशन के बारे में। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा देश पे? ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पार्ट of the water needs of urban areas will be made through recycling of wastewater। ठीक बात है। The water required of coastal cities with inadequate alternative source of water will be met by adopting appropriate technology that allow for the use of ocean water। ठीक बात है, ये भी सही लग रहा। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 के अंदर all the rivers of Himalayan origin will be linked to the rivers of the peninsular Indian। और ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पे केवल हमारा यही ऑप्शन बचते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इस तरह में पता चलता है कि 4 भी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। The expenses incurred by farmers of digging borewell, ये सब करने के लिए installing motors to draw ground water will completely मतलब कि उसको किसान को, यहाँ देख सकते हैं कि सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह से पूर्ति करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सरकार पे बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, पार्ट 4 का पार्ट है। ठीक है, चलिए सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है आर्टिकल 44 के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। ठीक बात है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक बात है। सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेसर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी।
विच ऑफ द अबव आर द गांधीयन प्रिंसिपल, इसमें ऊपर के कौन गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो डीपीएसपी के अंदर आपको जानकारी होगा, डीपीएसपी के अंदर बेसिकली 3 प्रकार की फिलॉसफी की बात करी गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इसे हम लोग देखते हैं 3 तरह से कि 3 फिलॉसफी हमारे डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। चलिए, डीपीएसपी में बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल है, और उसके अलावा इसमें आपको लिबरल इंटेलेक्चुअल देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलेगा। हमें इन 4 ऑप्शंस के अंदर ये बतानी है कि बेसिकली कौन गांधीयन है। ठीक है, तो विलेज पंचायत गांधीयन है, ये बेसिकली जो है कि ये एक लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, तो 2 हमारा करेक्ट होगा। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉटेज वाली गांधीयन है। ठीक है, और सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स ये सोशलिस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो 2 एंड 3 हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। यूटी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। यूटी का रिप्रेजेंट, यूटी में कई सारी यूटी हैं, जैसे कि आप दिल्ली में देखिए जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। उसके अलावा पुदुचेरी को देखिए, तो इनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हमें रोल देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट से भी है। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें सारे ही क्या है, इनकरेक्ट है, तो डी हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली रिलेटेड है, कंज्यूमर राइट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि कंज्यूमर राइट्स के अंडर कौन से प्रोविजंस हैं इंडियन लॉ के अंदर। ठीक है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल फॉर फूड टेस्टिंग, ठीक बात है, बिल्कुल कंज्यूमर्स को राइट होना चाहिए फूड टेस्ट करने के लिए सैंपल को। व्हेन अ कंज्यूमर फाइल अ कंप्लेंट इन एनी, देखिए यहाँ पे फिर से एक यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिला है। ठीक है, तो एनी कंज्यूमर फोरम नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो एक नॉमिनल फी होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक नॉमिनल फी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर हिज लीगल हेयर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम, ठीक बात है। अगर कंज्यूमर का डेथ हो जाता है तो उसके आधार पे उसका कोई जो है कि उत्तराधिकारी, वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच पे शिकायत दर्ज कर सकता है, बिल्कुल ये ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इसके लिए क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप 1 एंड 3 हमारा इसका करेक्ट होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारे इसके लिए सही है। आइए बात करते हैं रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर के बारे में। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट मेंशन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लोकसभा स्पीकर होता है होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, नहीं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं, तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ लिख रहा है कि ही नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हिज इलेक्शन बट हैज टू बिकम द मेंबर ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे तो ये इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बेसिकली किसके इलेक्शन में, तो स्पीकर के इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है,
ये पहले लोकसभा मेंबर बनेंगे, फिर उसके बाद से इनका इलेक्शन होगा। ठीक है, तो वन भी हमारा इनकरेक्ट है और हमारा सेकंड भी इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट बतानी है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, ये हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। तीसरे को पढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर इन इंटेंड टू रिजाइन द लेटर हिज रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस्ड टू अ डिप्टी स्पीकर। ठीक बात है, बिल्कुल। तो मतलब कि डिप्टी स्पीकर को क्या करते हैं, अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। ठीक बात है। तो ऑप्शन 3 हमारे लिए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि इसके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ मोर स्टेट। ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। यहाँ देखें तो अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन की अगर जहां बात की जा रही है वहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, कोई भी इस डिस्प्यूट को सुन सकता है। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड चाहे लोकसभा का हो या चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, इससे रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों सुन सकते हैं। अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनियन टेरिटरी। ठीक बात है, यूनियन टेरिटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, इसके बीच सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 3 इनकरेक्ट है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। 1 हमारा करेक्ट है। ठीक है, 4 को देखते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा और ये जो 2 है हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, इनके बारे में कुछ बातें बतानी है। बैक्टीरिया है, फंगी है और एक फ्लोरिंग प्लांट्स है। सम स्पेसीज, यहाँ पे देखिए, इसको मार्क कीजिए। सम स्पेसीज ऑफ विच ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इम्प्लॉयड एज अ बायोपेस्टिसाइड्स। सम ऑफ स्पेसीज, ठीक बात है, तो बिल्कुल इसमें से कोई हो सकता है। ठीक है, और सम की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए करेक्ट हो सकता है कि सम स्पेसीज ऑफ दिस अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड इन बायोपेस्टिसाइड। इसमें से कुछ स्पेसीज के टाइप हो सकते हैं जो यूज हो सकते हैं पेस्टिसाइड के लिए, बिल्कुल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, बायोमास गैसिफिकेशन, ठीक है ना, इज कंसीडर्ड टू बी सस्टेनेबल एक सॉल्यूशन है। ठीक है, पावर क्राइसिस जो इंडिया के अंदर हो रही है उसको इसे ठीक किया जा सकता है। कौन करेक्ट है, तो कोकोनट सेल्स, ग्राउंड नट सेल्स एंड राइस बहस कैन बी यूज इन बायोमास गैस। ठीक बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। Combustible gases generated from biomass gasification consist of hydrogen and carbon dioxide only। नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि केवल केवल इसमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट हो गया। इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये ऑप्शन और ये तो नहीं हो सकता सही। ठीक है, 1 करेक्ट है। 3 की बात करते हैं। द combustible gases generated from biomass gasification can be used for a direct heat generation but not in internal combustion। फिर से एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमको देखने को मिल रहा है, तो ये गलत है। हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। आइए हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13 की बात करते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। यूवी जो रेडिएशन है उसका वाटर प्यूरिफिकेशन में क्या रोल है। ठीक है, इट इनएक्टिव्स किल किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक बात है, बिल्कुल। इट रिमूव ऑल, देखिए, ऑल द अनडिजायरेबल ऑर्डर्स। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, सारी चीजों को कैसे मिटा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो इसके लिए डी और बी तो नहीं सही हो सकता।
3 की बात करते हैं, ये क्विकनेस द सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, रिमूव्स टर्बिडिटी एंड इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ वाटर। नहीं, इसका क्लैरिटी ऑफ वाटर से कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ग्राफीन के बारे में ये क्वेश्चन है, इसका इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बात करनी है। इट इज अ 2 डायमेंशनल मटेरियल एंड हैज गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, बिल्कुल सही है। ये इंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन, देखिए इंटायरली, एक फिर से हमको एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिल रहा है, तो ये पूरी तरह से सिलिकॉन से बना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कार्बन एलोट्रॉप है, एक कार्बन एलोट्रॉप है जिसे हम लोग ग्रेफाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्रेफाइट से इसका एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक बात है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। आइए देखते हैं, 3 इनकरेक्ट होने से बी, ऑप्शन बी और डी ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ पढ़ते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज अ, कैन बी हो सकता है यूज, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, बिल्कुल सही बात है, इसका ये मेन यूज ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट 4 है वो करेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। लेड ingested or inhaled is a health hazardous after the addition of lead to a petrol has been banned, ठीक है। पेट्रोल से जो कि लेड को बैन कर दिया गया क्योंकि एक हजार्डस है। व्हाट स्टील आर द सोर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग, अच्छा ठीक है, आज भी लेड पॉइजनिंग के कौन कौन से सोर्स हैं, ठीक बात है। यहाँ देखिए, पेन्स एंड पेंसिल तो हो नहीं सकते क्योंकि इसे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ये इसको इतना हजार्डस है कि अगर इसे बैन कर दिया गया है तो पेन और पेंसिल में तो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स, नहीं ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी वेरी फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो 2 और 4 तो हमारे रिमूव हो गए, तो यहाँ से ए, सी और डी, ऑलरेडी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब कि स्मेल्टिंग यूनिट्स और पेंट्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक बात है। ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करें तो हमें स्टेम सेल्स के बारे में कुछ बातें बतानी है कि कौन करेक्ट है। तो स्टेम सेल कैन बी डिराइव फ्रॉम मैमल्स ओनली, मैमल से केवल कर सकते हैं, नहीं, एक स्टेम सेल एक प्लूरीपोटेंट सेल होता है, ठीक है। तो कुछ जरूरी नहीं कि केवल क्या होगा, मैमल्स में होगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट। सेकंड की बात करें तो स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है, ऑफ न्यू ड्रग्स, ठीक है, नए दवाओं की स्क्रीनिंग में। स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर अ मेडिकल थेरेपी, बिल्कुल ठीक बात है, तो 2 एंड 3 इसके लिए हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 17 की भी बात कर लेते हैं, तो सीएफसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीएसपी आपको पता है, ये एक ऐसा सबस्टांस है जो ओजोन डिप्लेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि ये सबस्टांस का यूज कहाँ हो रहा है, तो इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, अच्छा ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर की बात कर रहा है, अर्थात इसमें एयर नहीं है, तो एयर नहीं है तो सीएफसी कैसे यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक बात है। आपको पता है प्रेशराइजिंग एजेंट के रूप में तो ऑलरेडी यूज होता है, तो 4 यही दिख रहा है, तो ठीक है। और क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तो हो ही सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य
बिल्कुल एंटी मैटर के बारे में बात हो रही है ये। ठीक बात है। उत्पन्न करने की क्या उत्पन्न करने की क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इम्प्लीकेशंस एंटी मैटर के क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंग्रेजी वाले स्टेटमेंट ही देखते हैं। इट विल मेक मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन इजियर टू, नहीं इसका एंटी मैटर का इनके एक्सप्लोरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली स्टार्स गैलेक्सी के मेड बिल्कुल एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को बेहतर कर सकते हैं, बताने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 19 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइटेड बाय द साइंटिस्ट एज एविडेंस फॉर द कंटिन्यूइंग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक बात है। डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन द स्पेस, ठीक बात है, ये करेक्ट है। रेड शिप का मतलब ही होता है क्या, एक्सपेंशन। ठीक है, तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन से रिलेटेड हमें एविडेंस बताने हैं, तो बिल्कुल 1 और 2 करेक्ट हो सकता है। मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉयड इन स्पेस, नहीं एस्ट्रॉयड वगैरह का कुछ नहीं है। ऑकरेंस ऑफ अ सुपरनोवा, ये बेसिकली स्टार से रिलेटेड आपको पता है, तो ये भी गलत है। तो 1 और 2 हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम स्पेस ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड कैन सीवियरली हार्म लिविंग बींग इफ दे रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि वो पहुंच गए तो। व्हाट प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, तो द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट देम टूवर्ड्स, बिल्कुल सही। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है, ये बिल्कुल इसको क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।